लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे हरेस करने के लिए वो केसेस बनाए गए थे, सारे बेलेबल ऑफेंस हैं। वो ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़े। वैसे तो कमाल आर खान की वजह से लोग चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार केस थोड़ा सा उल्टा हो गया है और कमाल जी आजकल चर्चा में हैं और काफ़ी अलग अलग वजहों की वजह से। और पहली बार मैं आपको बताऊं कि आई थिंक 2.5 साल बाद, कमाल जी 2.5 साल बाद पहला ये उनका इंटरव्यू है जहां पर वो दिल खोल कर बात करने वाले हैं और अपना पक्ष रखने वाले हैं, क्योंकि अभी तक वन साइडेड स्टोरी सबने सुनी है। तो सबसे पहले बताइए, 2.5 साल बाद अपने देश आना हुआ है। मैं 16 मार्च 2020 को दुबई गया था। उस वक्त कोरोना चालू ही हुआ था, लेकिन केसेस बढ़ने लगे थे और फिर लॉकडाउन हो गया। और फिर तो फर्स्ट लहर, सेकंड लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर आती ही रही। तो मैंने जब भी ये सोचा कि मैं वापस आऊं, उस वक्त फिर कोई ना कोई लहर आ जाती थी, तो मैं फिर नहीं आया। और यही वजह है कि मैं 30 महीने के बाद 29 को पिछले महीने में वापस आया। और वापस आया तो फिर क्या क्या हुआ आपको पता ही है। क्या क्या हुआ, हमने जो सुना जो समझा वो पता है। अब हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। आप एयरपोर्ट पर आए लेकिन घर नहीं आए, बल्कि सीधा जेल चले गए। सीधा जेल चला गया। एक्चुअली हुआ ये कि कुछ पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कुछ 3-4 केस बना दिए मेरे जाने के बाद। मैं 16 मार्च 2020 को गया और मेरे ख्याल में नवंबर अक्टूबर के आसपास उन्होंने कुछ केसेस बनाए, फेक केसेस बनाए, और वो फेक केसेस बनाकर उन्होंने ड्रॉअर में रख लिए और मेरा लुकआउट नोटिस भी निकलवा दिया। हालांकि एज़ पर लॉ अगर कोई केस मेरे ख़िलाफ़ रजिस्टर हुआ है तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, मुझे नोटिस आना चाहिए, मुझे पुलिस का फ़ोन आना चाहिए, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये साफ़ है कि भाई मुझे हरेस करने के लिए वो केसेस बनाए गए थे। और जैसे लुकआउट नोटिस है, लुकआउट नोटिस कब निकलता है? जब किसी ने सरकार के ख़िलाफ़ कुछ किया हो। अगर मेरी और आपकी लड़ाई है पर्सनल तो उसमें लुकआउट नोटिस नहीं होता, लेकिन इस केस में लुकआउट नोटिस भी निकाला गया और वो भी चुपचाप ड्रॉअर में रखा गया। मतलब उसका भी मुझे नोटिस नहीं दिया गया कि भाई आपके ख़िलाफ़ ऐसी कोई लुकआउट नोटिस निकाला जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब मैं आया तो सीधा मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया और उन्होंने कहा कि भाई आपके ख़िलाफ़ तो ऐसे ऐसे केसेस हैं। तो मैं भी हैरान हो गया कि यार क्या केसेस हैं, कि ट्वीट्स के केसेस हैं। आपने 2020 में ट्वीट्स किए थे। तो मैंने भी यही सोचा कि भाई ट्वीट्स के केसेस हैं तो जाहिर सी बात है मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा और वहीं मुझे ज़मानत दे देंगे, क्योंकि वो सारे बेलेबल ऑफेंस हैं। वो ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़े। लेकिन मेरे ख़्याल में उन पे इतना प्रेशर था बेचारों पे कि वो शायद मुझे बेल देने में असमर्थ थे और उन्होंने नहीं दे पाए। और फिर जाहिर सी बात है, एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि भाई ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अगर FIR आपके ख़िलाफ़ रजिस्टर हुई है तो कोर्ट ये कहता है कि भाई अब उसके बाद अगर वो पुलिस रिमांड नहीं देते तो जेल, और जेल के बाद बेल। वो एक प्रोसीजर है, छोटे से छोटे केस में, बड़े से बड़े केस में। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि वो 3-4 केसेस में वो प्रोसीजर करने में ही 7-8 दिन निकल गए। एक दिन हमारा वकील छुट्टी पे चला गया, एक दिन जज साहब छुट्टी पे चले गए, फिर कोर्ट बंद हो गया, छुट्टी आ गई। तो वो 8-10 दिन का हरेसमेंट हो गया और वो मुझे 10 दिन जेल में रहना पड़ा। तो ये आपके वकील को भी, किसी को, फैमिली, किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं था कि इस तरह के केसेस आपके पास फाइल किए, आपके अगेंस्ट फाइल हुए हैं? किसी को नहीं पता था। मैंने अपने आने से पहले मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट था और मैंने अपने लॉयर से पूछा तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई आपको कोई नोटिस कभी नहीं आया, आपको कोई कॉल कभी नहीं आया, आपके घर पे कभी पुलिस नहीं आई, तो जाहिर सी बात है इस तरह से केस रजिस्टर नहीं होते और ऐसे कोई लुकआउट नोटिस नहीं निकलता और कुछ नहीं है, आप आराम से आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त शिवसेना की सरकार थी, वो पावर में थे और उन्हीं के किसी पॉलिटिशियन ने ये सब किया था। तो जाहिर सी बात है उनके पास सारी पावर थी, तो उन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज़ किया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, किसी के ख़िलाफ़ इस तरह से अपनी पावर का मिसयूज़ किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज़ किया और मिसयूज़ करके वो सारी चीज़ें की और वो
फेक ही थे। आपने देखा भी होगा, आप सोचिए कि मैंने एक ट्वीट राम गोपाल वर्मा के लिए किया। राम गोपाल वर्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन एक तीसरे आदमी को प्रॉब्लम है और उसने उस पर केस करा लिया, FIR रजिस्टर करवा दी, जबकि हो नहीं सकती ऐसे। तो वो पावर का मिसयूज़ किया गया, वो FIR रजिस्टर कराई गई बिना राम गोपाल वर्मा से पूछे। तो जितने भी केसेस थे वो इसी तरह बनाए गए, और ऊपर वाला तो है ना, ऊपर वाला तो देख रहा है। अब जिन्होंने पावर का मिसयूज़ किया था उनका क्या हाल है आज देख लीजिए, कैसे गली गली भटकते फिर रहे हैं, क्या हाल हो रहा है। अपने नाम के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, शायद अब तो उनको अपना नाम भी नहीं मिलेगा, अपने नाम के लिए भी तरस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई मीन बहुत सरप्राइजिंग है जैसा कि आपने भी बताया। और सो कैसा, मतलब आई होप आपके साथ सब अच्छा रहा होगा जितने भी दिन आप जेल में रहे होंगे। नहीं, जेल में तो अच्छा नहीं कह सकते आप। देखिए, जेल इसीलिए तो उसका नाम जेल है। मेरे ख्याल में जेल का एक दिन और बाहर के 6 महीने बराबर हैं। मैं 10 दिन जेल में था और 10 दिन मैंने खाना नहीं खाया, और 10 दिन मैं सिर्फ पानी पीकर ज़िंदा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 दिन के लिए अगर आप पानी पीकर ज़िंदा रहें तो आपकी कैसी हालत होगी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और एक एक रूम में 6-6, 7-7 लोग हैं। आपको मतलब बिल्कुल इतना भी स्पेस नहीं मिलता कि आप मूव हो सके। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट जगह है। मैं समझता हूँ कि जैसे बहुत लोग बीमार हैं बाहर, वो बेचारे जेल में हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह सर्वाइव कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी अगर जेल में 2-3 महीने रह जाए तो शायद मर जाए। ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल काम है। और लेकिन हाँ, वहाँ जेल में जाने के बाद शायद आदमी की थिंकिंग वैसी हो जाती है, क्योंकि आपके साथ जो 5-7 लोग हैं वो ऐसे लोग हैं। मैंने एक से पूछा कि भाई तू कब आया, कि सर मेरा तो ये 25वां टाइम है मैं जेल में आ रहा हूँ। हाँ, कोई बोल रहा है मेरा 30वां टाइम है, कोई बोल रहा है मेरा 20वां टाइम है। मतलब वो ऐसे लोग हैं, उनका काम ही यही है, जेल से बाहर आएंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर दूसरे दिन जेल में चले जाएंगे। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बाहर है या अंदर है। और अगर आपको उनके साथ रहना पड़े तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी थिंकिंग कैसी होगी, आप कैसा फील करेंगे। क्या कुछ सीखने को मिला, एक लर्निंग होती है कमाल जी, अगर मैं बोलूँ तो, कि क्योंकि जेल सुन के ही डर लगता है ना। जो आपको जो एक्सपीरियंस किया आपने, सो लर्निंग कुछ आप वहाँ से लेकर आए? लर्निंग मुझे यही है कि भाई मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई मेरे किसी दुश्मन को भी कभी जेल ना जाना पड़े, क्योंकि वहाँ ऐसा है, जेल का मामला ऐसा है कि अगर आप वहाँ गए, आप बीमार हो गए, तो वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बीमार हैं या अच्छे हैं, आप मर जाएंगे तो आपकी डेड बॉडी बाहर किसी को दे देंगे, बस इतना ही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी को भी, किसी दुश्मन को भी जेल ना जाना पड़े, और यही वजह है कि उसको जेल कहा जाता है। वो मतलब वाकई ही नरक है, तो किसी दुश्मन को भी वहाँ ना जाना पड़े। अभी क्या स्टेटस है आपके केस का, आगे क्या होने वाला है और कहाँ तक रुका है? नहीं, मेरे केसेस जो हैं, जैसे मैंने कहा कि वो ऐसे केसेस थे कि एक भी केस में पुलिस को 1 मिनट की भी रिमांड नहीं दी गई। वो सारे फेक केसेस थे, मतलब बनाए गए केसेस थे। तो जाहिर सी बात, एक प्रोसीजर था, प्रोसीजर तो करना पड़ेगा। उस प्रोसीजर के हिसाब से वो सारे केसेस में मुझे बेल मिल गई है। अब ये है कि वो केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। वो ऐसे केसेस हैं कि भाई जब हमारे लॉयर जो हैं वो कोर्ट में जाएंगे और बताएंगे कि भाई ये फेक केसेस हैं, ये बनाए गए केसेस हैं, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर वो केसेस बनाए गए हैं, तो मेरे ख्याल में वो कोर्ट बात को समझेगा और वो केसेस ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन वो केसेस ख़त्म होने से जो मेरे 10 दिन का हैरेसमेंट है वो वापस नहीं आ सकता। वो जो होना था वो हो गया। अच्छा, फैमिली पे बहुत असर पड़ता है इन सब चीज़ों का, और हमने देखा कि आपके बेटे ने भी ट्वीट किया था और हेल्प के लिए बोला था। सो फाइनली मिलना हुआ, क्या हुआ? और ये जो बेटे ने एक गुहार लगाई थी उसके बारे में आप क्या? क्योंकि एक्चुअली मेरे बच्चे तो दुबई में पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं, वहीं एजुकेशन उन्होंने हासिल की है, अब वो लंदन में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे बेटे के लिए तो मतलब येलो सिग्नल पे भी कार क्रॉस नहीं की जा सकती। वो एक बार मैंने येलो सिग्नल पे कार क्रॉस कर दी थी तो रोने लगा था कि आपने येलो पे क्यों क्रॉस किया, ग्रीन पे करना था। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी थिंकिंग कैसी है, रूल्स। हाँ, वो अगर एक कचरा उनके हाथ में होगा तो गाड़ी से नीचे नहीं गिराएंगे, वो घर आके डस्टबिन में फेंकेंगे।
तो उनके लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात थी कि मैं जेल में हूँ। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा पापा ने क्या गलत कर दिया, हालांकि उनको ये पता था कि ट्वीट पे केस है। तो जब मैं बाहर आया, मैंने बेटे से बात की, तो उसने मुझसे यही पूछा कि क्या ट्वीट पे इतने बड़े बड़े केस हो सकते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा बेटा हो गए, क्या कर सकते हैं। तो खैर उसको समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसको इतना तो समझ है कि हाँ भाई कोई कुछ मैंने गलत तो किया नहीं था, वो ट्वीट पे केस बनाए गए और वो फेक केसेस हैं। तो ठीक है, अब जाहिर सी बात है उनको बेचारों को 8-10 दिन तो बहुत परेशान रहे, तो जो नहीं होना चाहिए था बट हुआ। अच्छा, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो मतलब लोग कुछ भी कहें, कितना भी इग्नोर करना चाहें कि नहीं हमें उनके वीडियोस नहीं देखने हैं, हमें ट्वीट्स नहीं देखने हैं, लेकिन फिर भी घूम फिर के देखते ही हैं। सो कितना बड़ा इम्पैक्ट आपको लगता है कि आपके एक ट्वीट का, एक वीडियो का जनता पे ही नहीं, मैं तो बोलती हूँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पे भी होता है और ये आपको पता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, सेलिब्रिटीज़ पे होता है तभी तो ये केस किए गए। एक्चुअली ये जाहिर सी बात है, कोई फिल्म वाले हैं, बड़े लोग हैं जिनकी वजह से उन पॉलिटिशियंस ने मेरे ऊपर केस किए, क्योंकि मैं तो उन बेचारों को जानता भी नहीं, मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है, तो उनका मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कुछ फिल्म वालों के कहने पे ही ये केस बनाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो मेरे रिव्यूज़ हैं, जो मेरे ट्वीट्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा असर उन पे पड़ता है। मैं ऐसा समझता हूँ पर्सनली कि क्योंकि हम एक दूसरे को सभी पर्सनली जानते हैं, तो शायद अगर मैं कुछ कहता हूं तो उनको बहुत ज़्यादा उसका बुरा लगता है। क्योंकि आप देखेंगे कि आज तो मेरे ख्याल में 300-400 क्रिटिक्स हैं जो रिव्यू करते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन किसी भी बॉलीवुड वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई लेना देना नहीं किसी ने क्या कहा है। लेकिन अगर मैंने कुछ कहा है तो फिर उसका उनको बहुत बुरा लगता है। तो शायद यही एक वजह है कि भाई क्योंकि सब मुझे पर्सनली जानते हैं तो उसकी वजह से उनको बुरा लगता है। हालांकि मैं बहुत बच बच के कहता हूँ, मुझे पता है कि भाई अगर वो सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा, तो मैं बहुत बच बच के कहता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता कि किसी को बुरा लगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर मुझे सच बोलना है तो उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो मैं बोलूँगा। और बॉलीवुड का सिर्फ एक ही रूल है कि उनकी फिल्म कितनी भी ख़राब हो, उनका गाना कितना भी ख़राब हो, कुछ भी हो, आपने यही कहना है कि आपकी फिल्म ज़बरदस्त है, आपका गाना माइंड ब्लोइंग है। अगर आपने ये कह दिया कि आपका गाना ख़राब है तो वो ज़िंदगी भर के लिए उनकी नज़रों में आप आ जाएंगे, ज़िंदगी भर उनको ये याद रहेगा कि आपने ये कहा था कि उनकी फ़िल्म ख़राब है, उनका गाना ख़राब है। तो मैं तो उन सभी की फ़िल्मों को ख़राब कहता हूँ, तो जाहिर सी बात है उनको बुरा लगता है और वो नाराज़ हैं मुझसे। सलमान खान की फैमिली से भी खटपट चल रही थी, केसेस एंड ऑल, तो अभी तक वो सॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ, क्या सीन है? सलमान साहब ने राधे के रिव्यू के बाद उन्होंने मेरे ऊपर डिफेमेशन केस डाले। हालांकि कोर्ट से ये ऑर्डर है कि मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो मुझे फ़ोन करके भी कहते कि आगे से मेरी किसी फिल्म का रिव्यू नहीं करना, तो मैं नहीं करता जी। अच्छा, कभी आपके जो कमेंट्स होते हैं असर भी डालते हैं, कभी आप बोलते हैं मैं देश छोड़ दूंगा, कभी रिव्यू बंद कर दूंगा, तो ये सब क्या होता है? फन मोमेंट होता है, सिर्फ आप एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करते हैं या सच में जेन्युइनली आप ये सब करना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो तो कभी कभी क्या है, ऐसे पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ कह दिया जाता है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। मैंने कभी मतलब मैं तकरीबन 25 साल से 30 साल से बाहर रहता हूँ, तो मैंने कभी अपनी नेशनलिटी चेंज नहीं की, मैंने देश छोड़ा नहीं, तो ऐसा है नहीं। मेरा घर बार यहाँ भी है, दिल्ली में है, यूपी में है, सब जगह है, तो ऐसा कुछ है नहीं। वो तो ऐसे ही बस कभी मूड में आ जाता है तो कुछ लिख देता हूँ। आपने भी मूवी की है देशद्रोही, सबने देखी, आपने शोज़ भी किए, बिग बॉस में हमने देखा था एंड ऑल, बट आपको कभी, जैसे आपने खुद मेंशन किया कि मैं तो जो रहता है वही बोल देता हूँ और सब चाहते हैं कि अच्छा बोले, बट आप एक्चुअल बोलते हैं। सो डोंट यू थिंक कि मूवी रिव्यू थोड़ा बहुत इधर भी उधर भी हो तो थोड़ा अच्छा दे देना चाहिए ताकि एटलीस्ट पैसा तो वसूल हो जाए? नहीं, लेकिन ये चीज़ जो आप कह रही हैं वो भी ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देखिए कि जो लोग पैसे कमाते हैं, बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, अगर वो मेरे कहने से, मैंने एक फ़िल्म ख़राब है और कहूँ उनको कि आप देखो ये फ़िल्म अच्छी है, तो वो फिल्म देखने जाएंगे, अपने पैसे खर्च करेंगे, तो आप सोचिए कि उनको कितना बुरा फील होगा, वो मुझे कितनी बद्दुआएँ देंगे, कितनी गालियाँ देंगे।
तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के पैसे ख़राब हों, क्योंकि देखिए फिल्मों वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिल्म फ्लॉप भी हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। एक हीरो की 10 फिल्में फ्लॉप हो जाए, 11वीं फिल्म हिट हो जाए, वो फिर भी हीरो रहता है। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, अगर उनका पैसा मेहनत से कमाया हुआ बर्बाद होगा तो फिर उनके दिल से बहुत ही बद्दुआएं निकलेगी, जो मैं नहीं लेना चाहता। तो अभी आप रिव्यू करेंगे कि नहीं? ब्रह्मास्त्र कैसी लगी आपको? ब्रह्मास्त्र तो मैंने देखी नहीं, मैं उस वक्त जेल में था, तो मैंने देखी नहीं और शायद अब देख भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं पहले या दूसरे दिन ही फिल्म देखता हूँ, जो मिस हो जाती है फिर मैं उसको देख नहीं पाता। तो शायद अब ब्रह्मास्त्र तो मैं नहीं देखूँगा। हाँ, शायद विक्रम वेधा का मैं रिव्यू ज़रूर करूँगा, और उसके आगे मैं इस वक्त कह नहीं सकता कि रिव्यू कंटिन्यू करूँगा या नहीं करूँगा। आप बिग बॉस का भी रिव्यू करते थे? बहुत पहले करता था, कई सीज़न पहले, कई सीज़न से तो मैंने नहीं किया। तो अभी तो वापस नया बिग बॉस आ रहा है, 1 अक्टूबर से आ रहा है। सो अगेन ये सलमान खान का शो है, तो क्या इस पे भी बंदिश है? नहीं, पिछले 2-3 सीज़न से तो मैंने बिग बॉस देखा नहीं है, और अब तो बिग बॉस ऐसा हो गया कि शायद देखने के काबिल भी नहीं रहा, क्योंकि जब हम थे तो वो अलग सीज़न था। लड़कों का रूम अलग था, लड़कियों का रूम अलग था, सबके बाथरूम अलग थे, ऐसे मारपीट ये वो सब नहीं था, तो बहुत अलग सीज़न था जो मैंने किया था। और उसके बाद शायद 1-2 सीज़न ठीक थे, बट उसके बाद से बहुत ही ख़राब हो गया, तो अब मैं देख नहीं पाता। ओके, एक चीज़ और आपने अनाउंस किया है जो कि आप पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, मुझे लगता है कि भाई देश में पॉलिटिशियंस ही हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, जिनके खिलाफ केसेस नहीं हो सकते, फेक केसेस नहीं हो सकते। तो फिर जाहिर सी बात है मुझे भी पॉलिटिशियन बन जाना चाहिए, और बनने में कुछ हर्ज भी नहीं है। अगर पब्लिक के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करना पसंद करेंगे आप? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन हाँ, अब ये मैंने इरादा बना लिया है कि मैं कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर ज्वाइन करूँगा। और मूवीज़ आपने एकदम छोड़ दी, आपने मूवी बनाई, लोगों ने पसंद की, कंट्रोवर्सीज भी हुई, बहुत न्यूज़ आज तक लोग याद करते हैं, है ना? बट आपने उससे एकदम पल्ला झाड़ लिया, ऐसा क्यों? नहीं, मैं शायद उस पे भी काम कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि भाई इस साल कोई फिल्म शुरू की जाए, और उम्मीद करता हूँ कि कर पाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, पब्लिक कैसे भी हो, लोग कैसे भी हों पर्सनली, लेकिन हमेशा चाहते हैं कि पब्लिक के ऐसे उनके फैंस हों, पब्लिक उन्हें प्यार दें, लेकिन आपका मतलब ट्रोल भी होते हैं, गालियाँ भी पड़ती हैं, सब कुछ होता है। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे अपना ये इमेज चेंज करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर पब्लिक गालियां देती है तो पब्लिक प्यार भी करती है। पब्लिक आपको जानती है तभी तो गालियां देती है, नहीं तो पब्लिक क्यों गालियां देगी आपको? जाहिर सी बात है। तो जब हम फेमस होना चाहते थे तो ये तो हमारी गलती है कि हम फेमस होना चाहते थे, हम फेमस हुए, लोगों ने जाना, अब लोगों की मर्जी है कि वो गाली दे या ताली दे। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का बुरा मानना चाहिए कि भाई कौन गाली दे रहा है, कौन अच्छा कह रहा है। अगर कोई आज गाली दे रहा है तो शायद कल अच्छा कहेगा। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। देखिए, एक वक्त था कि मेरे ट्वीट पे 400-500 लाइक आते थे, आज मेरे ट्वीट पे 30,000, 40,000, 50,000 लाइक्स आते हैं। तो जाहिर सी बात है लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, यही वजह है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपना अच्छा काम करता जाऊं, और जो लोग आज गालियां दे रहे हैं शायद वही लोग कल प्यार करना शुरू कर देंगे, गालियां देना बंद कर देंगे। आई थिंक लोग आपके वीडियोस का वेट करते हैं। हाँ, पहले वीडियोस पे जैसे मैंने कहा कि पहले तो मैं वीडियोस पे कमेंट्स भी बंद रखता था। लोग इतना बुरा कहते थे और मैं तब भी रिव्यू देता था, मैं आज भी रिव्यू देता हूँ। आज मेरे जो रिव्यूज़ हैं वो 90 से 95% लोग पसंद करते हैं। तो समझो 5 या 10% लोग पसंद नहीं करते, वो तो किसी के भी साथ होगा। लेकिन मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो 5-10 लोग भी मुझे पसंद करना शुरू कर देंगे। कभी बच्चों ने बोला आपको कि पापा आप ये मत किया करो क्योंकि बहुत ट्रोल होते हो आप? नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे सोशल मीडिया पे है ही नहीं। अच्छा। हाँ, मेरे बच्चे ना न्यूज़ देखते हैं, मेरे बच्चों को कुछ भी पता नहीं है बॉलीवुड के बारे में। ना वो न्यूज़ देखते हैं, ना वो सोशल मीडिया पे हैं, ना मतलब किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट उनका है ही नहीं। वो अपनी अलग दुनिया है, उनके यार दोस्त जो हैं वो यूरोप में और लंदन में और अमेरिका में हैं, और वो गेम वेम खेलते हैं, वो उनकी बिल्कुल अलग दुनिया है। तो उनको कुछ नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ।
हाँ। सो अभी क्या इरादा है, मुंबई रहना है या वापस दुबई जाना है? नहीं नहीं, मैं तो पहले भी ऐसे ही रहता था कि मैं एक हफ्ता मुंबई में रहता था, एक हफ्ता दुबई में रहता था। अभी ये है कि अभी तो मैं यहीं हूँ, 1-2 महीना यहीं हूँ, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि अगर दुबई कुछ काम होगा, क्योंकि बिज़नेस है मेरा, जाहिर सी बात है वहाँ जाना ही पड़ता है, तो बिज़नेस के काम के लिए अगर जाना पड़ा तो जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल यहीं हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्तों से? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उन सब लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जब मैं जेल में था, मेरे लिए ट्वीट किए, मेरे लिए सोशल मीडिया पर अपनी बात कही। थैंक यू वेरी मच।